हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज पढ़ने वाले हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। तो डीपीएसपी है क्या एक्चुअली? तो वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या है आपका? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी है। तो ये क्या होता था कि जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, तो डीपीएसपी क्या देंगे? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स देंगे। क्या देंगे? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। और ये आर्टिकल 36 टू 51 में कवर्ड है ना। ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। किससे लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक आयरिश वाले कहाँ से लिए थे इसको? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डीपीएसपी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी स्टेब्लिश था। अब होता क्या है, मान लीजिए डीपीएसपी पे क्वेश्चन आया, तो मेंस वहां पे इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हो? तो डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल्स एज नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। दूसरा इंट्रो दे सकते हो, दो तीन इंट्रो बन सकते हैं। टीपीएसपी along with fundamental rights contain the philosophy of the constitution and the soul of the constitution। तो ये वर्ड्स काफी अच्छे लगेंगे जब आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज करोगे। इसको सेकंड वाले तो आप फंडामेंटल राइट्स में भी आप यूज कर सकते हो, है ना। थर्ड क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब्ड द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ऐसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। ओके, चलिए आते हैं आगे। अब डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस टू द स्टेट्स इन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के जितने फंक्शनरीज है, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो, है ना, इसको अप्लाई किया जाता है। क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि गवर्नेंस जो हो जो ह्यूमेन हो। गवर्नेंस क्या हो? ह्यूमेन हो। ओके। डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीधा पूछ देता है, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। और क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? सीधे आप लिंक करोगे किससे? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इनोमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आया था ये। ओके। वो क्या शो करते हैं? दे एम्बॉडी द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट इज समथिंग लाइक कि गवर्नमेंट जो है ना वो पुअर सेक्शन का अच्छा खासा ध्यान रखेगी। इज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। पहले के जमाने में क्या होता था? 1940 के पहले टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। क्या होता था? लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो था क्लासिकल लिबरलिज्म। उसमें कुछ वेलफेयर का अप्रोच नहीं था, है ना। और बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको लेके आती है, वेलफेयर स्टेट लेके आती है। कि फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म क्यों आता है? क्योंकि कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म को, क्योंकि वो इनह्यूमेन है। उसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूज इनइक्वालिटी आ जाती है। ह्यूज इनइक्वालिटी आ जाती है, कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत गरीब होंगे। आप खुद सोचिए, आज एक ही देश में, इंडिया में, अगर गवर्नमेंट जो है, अगर बेसिक फैसिलिटीज लाइक जो प्राइमरी एजुकेशन है, हेल्थ है, जो घर बनवा रही है, अगर नहीं दे तो लोगों का क्या कंडीशन होगा। ऑलरेडी 1% लोग 40% वेल्थ जो है ऑक्युपाई करके बैठे हैं। 1% लोग 40% वेल्थ ऑक्युपाई किए हुए हैं, है ना। तो सोचो इतनी इनइक्वालिटी के बाद अगर आप उसको हटा दोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो और दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसलिए डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके। एंड नॉट दैट अ पॉलिसी ऑफ पोलिस स्टेट। पुलिस स्टेट क्या? जो ब्रिटिश स्टेट था यहाँ पे इंडिया में, वो पुलिस स्टेट था। दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड उतना वेलफेयर नहीं किया, ठीक है, कॉलोनी एरा में। डीपीएसपी और नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स कर सकते हो ना, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। पर डीपीएसपी के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। दे आर नॉन जस्टिसेबल, बट दे आर ऑल्सो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा है। पर होता क्या कि जब कोई लॉ बनता है ना, तो उसमें ये उसको सपोर्ट कर सकता है। जब कोई लॉ बनता है तो वो लॉ सही है गलत है, अगर वो डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है तो सम हाउ समवेयर आप आर्टिकल 14-19 को थोड़ा वायलेट कर सकते हो। थोड़ा वायलेट कर सकते हो। सिंपल आप समझो कि समझ लो कि आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जैसे आप वेमेन को मैटरनिटी रिलीफ दे रहे हो, तो आर्टिकल 42 जो है
वह वेमेन के मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है जो डीपीएसपी में कवर्ड है। अब उससे रिलेटेड लॉ आ रहा है, तो जब उससे रिलेटेड लॉ आएगा तो आप ये नहीं कहोगे कि वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि मेन एंड वेमेन कहीं ना कहीं तो वेमेन थोड़ा डिस्क्रिमिनेटेड है, तो थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, है ना? तो डीपीएसपी को आप वहीं से लिंक करोगे। Therefore, the government, central, state, and local, cannot be compelled to implement them. Nevertheless, the Constitution, Article 37, itself says that these principles are fundamental in the governance of the country. ये प्रिंसिपल फंडामेंटल है, मतलब एक टॉप प्रायोरिटी पर रखी जाएंगे अगर गवर्नेंस को आपका इश्यू होगा तो, ठीक है? इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फंडामेंटल तो इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? प्रॉब्लम ये हो गई, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो उतना हमारे पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं था कि हम फंडामेंटल जो डीपीएसपी है उसको इन्फोर्स कर पाए, है ना? और भी चीजें थी, डाइवर्सिटी थी, तो ये सबको देखते हुए हमने उसको नॉन जस्टिसेबल किया, पर उसको गवर्नेंस में टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। दे हैव द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। मतलब क्या है, जब कोई लॉ जो है अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। वेरी बेसिक फैक्ट है। अगर कोई लॉ मान लीजिए पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट कर दिया, और वो जाती जुडिशरी के पास और वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट के पास पावर होता है थोड़ा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो हटा दे थोड़ा, है ना? अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में शुरू से ही डिस्प्यूट रहा है, और ये स्टार्ट होता है चंपकम तुराई राजन केस में, है ना? उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल करती है इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फॉर्मल वुड प्रिवेल। वो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू डीपीएसपी, वो ज्यादा प्रायोरिटी देते फंडामेंटल राइट को, है ना? It declared that DPSP have to conform to and run as subsidiary to the fundamental rights. उन्होंने क्या बोला कि जो DPSP होंगे वो सब्सिडियरी होंगे फंडामेंटल राइट्स को, है ना? होता क्या है, it also held that fundamental rights could be amended by parliament by enacting constitutional amendment acts. और वो क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके। फर्स्ट जो अमेंडमेंट आया था, 9 शेड्यूल की बात हो रही थी, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो उन सबको लेके थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, है ना? अब देखो आप कोर्ट का रूलिंग देखो गोलकनाथ केस में, ये अपने बात से खुद पीछे हट जाएंगे। क्या करेंगे? अपने बात से खुद पीछे हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी चेंज नहीं कर सकते हो, इवन टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी, है ना? तो शुरू में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो होती है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करती है डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए, और कोर्ट मान जाती है कि आप फंडामेंटल राइट चेंज कर सकते हो, है ना? कैसे करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। पर गोलकनाथ केस में क्या होता है कि आप जो है, कोर्ट बोलती है कि आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर ही नहीं सकते हो इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट होता है। फिर आर्टिकल 24th अमेंडमेंट आता है, 25th अमेंडमेंट आता है, और फिर 1970 वो केशव नंदा भारती केस जो आता है आपका 1973 का, तो कुछ डिस्प्यूट चलता है सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट में, है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर पे सब कुछ आके खत्म होता है, मैं उसको एक अलग लेक्चर में कवर करूंगा। केशव नंदा भारती केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का लेके आती है, ओवर रूल्स गोरखनाथ केस। उसने कोर्ट ने अपनी बात को गलत मान लिया कि हमने गोरखनाथ केस में गलत बोला था, और आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। इट डज नॉट इफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करती है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। Thus, the right to property was eliminated from the list of fundamental rights. तो गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको लीगल राइट बना दिया। क्या किया? उसको लीगल राइट बना दिया टू, क्या, किस लिए? लैंड रिफॉर्म्स के लिए, है ना? मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता है, बैलेंस क्रिएट होता है। आप याद करो चंपाकम केस में हमने क्या किया था,
कोर्ट बोलती है कि भाई सब्सिडियरी है डीपीएसपी, पर मिनर्वा मिल्स केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। और क्या बोलती है कि बैलेंस है डीपीएसपी और इसमें फंडामेंटल राइट्स में, क्या बोलती है, बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। ऐसा नहीं कि कोई एक सुपीरियोरिटी पे है दूसरा सब्सिडियरी पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, उसमें दोनों बैलेंस पे एक लेवल पे हैं। ओके, अब ये जो डीपीएसपी है डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे डिवाइड किया गया है। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल पे क्या क्या है, तो गांधीयन प्रिंसिपल क्या, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडोर देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, जो आज भी दिया नहीं गया है। आप मणिशंकर अय्यर कमेटी को पढ़ना, मणिशंकर अय्यर कमेटी, तो उसमें दिखाया गया कि पंचायत में क्या फ्लॉज हैं, है ना, और कैसे जो है उनको वो जो जरूरी पावर्स हैं वो आज तक कैसे नहीं दिया गया है। तो प्रॉब्लम्स दिक्कत है, जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, है ना। तो गांधीयन प्रिंसिपल बोलती है ऐसा करने के लिए, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। ये भी बहुत अच्छा सोच है गांधीयन प्रिंसिपल का कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। तो आपको अमेंडमेंट याद होगा 97 स्टेट अमेंडमेंट से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके आए हैं, तो उसमें आपने काफी अमेंडमेंट हुआ है, डीपीएसपी में अमेंडमेंट हुआ है ना, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हुआ है। टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस SC/STs of the society and to protect them from social injustice and exploitation, article 46। prohibit consumption of intoxicating drinks, पता है सबको ये लोग, and drugs। to prohibit the slaughter of cows and other milch and draught cattle। होता क्या है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा आपको प्रीलिम्स में, इसमें से कोई स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कहाँ कवर्ड है ये, तो बस आप इस पर्सपेक्टिव से देखना ये डीपीएसपी में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है ना, बस ये याद रखना इसमें आप। लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, है ना। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। पहले 14 years था, बाद में अमेंडमेंट करके 6 years लाते हैं, क्योंकि 14 years बोला चला जाता है फंडामेंटल राइट्स में। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी डीपीएसपी में है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहाँ कवर्ड है, डीपीएसपी में। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है। एंड टू सेपरेट द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये तो पूछा है मेन प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुका है, तो ये तीनों थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हो, ये किसमें, लिबरल प्रिंसिपल्स में है। नेक्स्ट चलते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, तो ये इसमें सोशलिज्म क्या है, इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये बात की हमने ऑलरेडी, है ना। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों टाइप के जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स अगर पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं तो सोशो इकोनॉमिक कौन देगा, डीपीएसपी देंगे। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी जो है करना है। सिक्योर करना है, स्टेटमेंट क्या है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सभी चीजें हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हैं। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये अमेंडमेंट से आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, अभी आगे पढ़ेंगे। टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो जो लोग भाई ओल्ड एज के हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। तो मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जैसा भी हमने बात किया था। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये सब आपको पॉइंट थोड़े याद होने चाहिए कि अगर घुमा के पूछ दे प्रीलिम्स ओरिएंटेड
तो ये आपको काम आ सकते हैं। मेंस में इतना नहीं यूज आएगा आपको, पर प्रीलिम्स में ज्यादा यूज आएगा आपको, है ना। To take steps to secure the participation of workers in the management of industries and to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डीपीएसपी ये पूछता है घुमा के। अब हुआ क्या, 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में। इसमें 4 प्रिंसिपल ऐड किए गए हैं। पहला क्या है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, याद रखना, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। सेकेंड क्या है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी बाद में ऐड किया गया है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी बाद में ऐड किया गया है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी इसमें ऐड किया गया है। फिर से याद रखना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, improve the environment and safeguard forest, promote equal justice and provide free legal aid। और क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। 44th अमेंडमेंट बस एक ऐड किया गया, वो क्या था, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये 38 आर्टिकल 38 है। अब 86 अमेंडमेंट में क्या होता है, वो एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट लाते हैं, जिससे फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज होता है और डीपीएसपी में चेंज होता है, इवन ड्यूटीज में भी चेंज होता है। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 किस रिलेटेड है, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है ना। आर्टिकल 21A में भी चेंज हुआ था। ओके, और 97th अमेंडमेंट किस रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड 97th अमेंडमेंट। तो स्टेट में क्या करना था, स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative societies। तो डीपीएसपी में इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़े पीवाईक्यू कराएंगे इसके बाद में। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।